आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, अरे माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, पर मुस्कुरा के चलने में भी कोई नुकसान नहीं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा के जो एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं, जिनका लगभग अपने अपने जगह पे कोर्स कंप्लीट लगभग हो चुका है, लगभग में बात कर ले तो अब जो है फाइनली उनको देखना है कि अब तक हम क्या क्या पढ़े हैं और मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। तो एक अपने स्टडी मटेरियल को लिमिटेड करने के लिए हम आपके लिए ले करके आए हैं संध्या 7 बजे एकदम यूट्यूब पे फ्री, एकदम 7 से 8 के बीच में वीडियो जो है वो डाले जाते हैं। और वही वीडियो में याद रखेंगे, इसमें वही ऑब्जेक्टिव्स आपको डाले जा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव पिछले 10 सालों से बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना, वो किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए वो रामबाण होते हैं, वो डायरेक्ट आपको बोर्डवे में नजर आ ही जाएगा सीधे। तो आप इसको केवल एमसीक्यू नहीं समझिएगा, आप इसको वायरल प्रश्न समझिएगा। तो ये वायरल प्रश्न है, एकदम समझिए कि लीक हो गया है गलती से और आप सभी वही प्रश्न आप पढ़ रहे हैं और एग्जाम में वही आने वाला है। तो चलिए, लंबे लंबे फेंकने से पहले बढ़िया बात है कि हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए, आपके सामने अब ये रहा आपका पहला प्रश्न, और पहला जो प्रश्न देख पा रहे हैं ये है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत मस्त एकदम वीवीआई प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन होगा, या सी राजगोपालाचारी होगा, या इनमें से कोई नहीं, या फिर ए ऊपर में ही दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। जल्दी से सोचेंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है, या लॉर्ड कर्जन है, सी राजगोपालाचारी है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। याद रखेंगे, सी राजगोपालाचारी। जिन विद्यार्थियों को अगर पॉलिटिकल भी होगा तो वो साथ में याद रखेंगे, ये वही आदमी है जो 1959 ईस्वी में, याद रखना है कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी करते हैं। तो ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी है, याद रखना है। यहाँ पे अगर प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, हालांकि वो प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ना के बराबर, अगर यहां लग जाएगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है, अगर ब्रिटिश लगा देता तब यहां पे सही ऑप्शन हो जाता लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन ब्रिटिश नहीं है। तो यहां पे अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में याद रखेंगे सी राजगोपालाचारी को, जो स्वतंत्र पार्टी के क्या है तो संस्थापक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़े तो सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? अब यहां ध्यान से सुनेंगे, 1829 में, या 1830 में, या 1832 में, या 1831 में। थोड़ा जल्दी जल्दी आप सोचिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अब कराने होंगे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय बीत जाता है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपका जो भी आंसर आप लग रहा होगा, अब यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1829 में। याद रखेंगे, लॉर्ड बेंटिक के काल में, याद रखना है आपको कि सती प्रथा को बैन किया गया था 1829 में, और किनके प्रयास से ये हो पाया था? तो याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से। चलिए अगले याद रखेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बात कर ले तो किस संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्ति किया गया था? किसे संवैधानिक सलाहकार पद पे नियुक्ति किया गया था? उन आदमी का नाम बताना है। वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या वीएन राव है, या गोविंद वल्लभ पंत है। ठीक है, तो चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप जाने थे कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे पहले बैठक में 9 दिसंबर 1946 को। दूसरे बैठक की बात कर ले तो ये दूसरी बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाइनली पहले इलेक्ट हो जाते हैं, चुने जाते हैं संविधान सभा के अस्थायी मेंबर। और ये वीएन राव का कहना नहीं है, आप याद करिए, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की बात किए थे हम ऑफलाइन में, कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जब मुंबई से संविधान सभा के लिए जब चुने गए थे तो फाइनली वो जीत
नहीं पाए थे, हार गए थे, तब जाकर के बंगाल वाले क्षेत्र से जीतते हैं। लेकिन उस समय मुस्लिम लीग रहती है, बंगाल में मुस्लिम लीग के तरफ से आरक्षित सीटों से ये जीत करके आ तो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग फिर कहती है कि हमको चले भैया अपने देश के लिए हमको अपना संविधान बनाना है, तो बेचारा जीत करके पीछे रह जाते हैं। तो वही इंटरनेशनल उस समय ये जज थे जिनका नाम था V.N. राव, और इन्हीं के प्रयास से फिर से एक बार, चूंकि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के अगर किन्हीं बहुत गंभीर से सोचे कि निम्न वर्गों के लेकर करके ये बढ़िया से कितना पढ़ा लिखा अगर इंसान है, यानी बाबा साहेब की जो भी मेरिट थे उससे ये अवगत हुए थे और एक तरह से मौका दिए, और इन्हीं के कहने पे फिर से जो है इनको चूज कर करके और बाबा साहेब फाइनली ये आए संविधान सभा में, और ये सौभाग्य हुआ कि उनके नेतृत्व में संविधान बना। तो ये याद रखेंगे, सलाहकार के तौर पे याद रखेंगे, यही है V.N. राव। V.N. राव ये संवैधानिक सलाहकार पद पे नियुक्त हुए थे। चलिए, बहुत ज्यादा इनका हमारा संविधान बनाने में योगदान रहा है। ऐसे तो हम लोग फाइनली मेन चेहरा के रूप में बाबा साहेब को ही जानते हैं, लेकिन बाबा साहेब से ये कम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। बताओ भैया कौन चुना गया था 1907 के सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? लाला लाजपत राय, ये आपका पंजाबी शेर कहलाते हैं। रास बिहारी घोष दूसरा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और तीसरा चौथा है आपका बाल गंगाधर तिलक। जल्दी जल्दी सोचेंगे, लाला लाजपत राय होंगे या रास बिहारी घोष होंगे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो जानकारी के लिए बता दें, इस समय याद रखेंगे जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन में सूरत में, वो है रास बिहारी घोष। लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें अगर हम कर दें तो 1907 में ही याद रखना है आपको कि कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल, याद रखेंगे। और जिसमें गरम दल में 3 प्रमुख नेता का नाम याद रखें। एक तो एजे पड़ी है, पंजाब के शेर कहलाते हैं, पंजाबी शेर, और ये बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक, और एक और आ जाएंगे, एक हो जाएंगे ये गरम दल के हैं, ये भी आपका गरम दल के हैं, और एक और गरम दल वाला इन्हें आदमी है जिनका नाम है जी बिपिन चंद्र पाल। ये हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। बिपिन चंद्र पाल ये याद रखेंगे बंगाल के थे। बाल गंगाधर तिलक आप कैसे याद रखोगे? हम तो भैया अपना बाल बढ़ गया है, हम कटवाएंगे कहाँ? तो बंबई में। बाल कहाँ कटवाएंगे? बंबई में। कहा है वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है ना, वहाँ हीरो हीरोइन रहते हैं, तब VIP कट काट देगा। तो याद रखेंगे बाल जब भी आएगा कि कभी कभी पूछ देगा बाल गंगाधर किस राज्य के हैं, तो याद रखेंगे बाल कटवाना है बंगाल में। बंगाल कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में? बंबई में। बंबई कौन से राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के हैं, बिपिन चंद्र पाल याद रखेंगे बिपिन चंद्र पाल बंगाल के हैं, और लाला लाजपत राय ये तो साइमन कमीशन के विरोध में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये पंजाब के हैं। चलिए ध्यान रखेंगे, इन विवरण इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपका एकदम पकड़ हो, अगर ना भी पढ़े हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है उसको रखा करिए भैया। चलिए अगला एक रचना दिया हुआ है, मालवी का अग्निमित्र किसकी रचना है? ये रचयिता कौन है? कालिदास है, या पतंजलि है, या कलहन है, या विशाख दत्त है? जल्दी से सोचेंगे आप कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। अगर विशाख दत्त के बारे में बात कर ले तो ये भी एक मुद्रा राक्षस नामक एक नाटकीय पुस्तक की रचना की है। कालहन के बारे में बात की तो इनके किताबों से कश्मीर वगैरह इस सब को लेकर के आप सुने होंगे। इसमें याद रखेंगे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कालिदास। याद रखेंगे ये संस्कृत में लिखा हुआ एक नाटक टाइप का एक पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। इसके रचयिता कौन है? तो कालिदास है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए इब्न बतूता किस देश का निवासी है? पुर्तगाल का है, मोरक्को का है, या मिस्र का है, या फ्रांस का है? जल्दी से सोचेंगे आप कि इब्न बतूता किस देश का निवासी है। फटाफट सोचिए जल्दी जल्दी। 1 मिनट साउंड शायद नहीं जा रहा होगा, माइक गिर गया था। चलिए अगर प्रश्न सुने होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से बोल दे रहे हैं। रचयिता ये तो हो गया ना, इब्न बतूता किस देश के निवासी हैं? पुर्तगाल का, मोरक्को का, मिस्र का, या फ्रांस का? जल्दी से बताइए। चलिए तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी है? तो ये याद रखेंगे मोरक्को के यात्री हैं। और याद रखेंगे मोरक्को से भारत में आए थे, वो कब आए थे? तो ये याद रखेंगे लगभग 1333, लगभग क्या कि यही वर्ष आए थे 1333 में। और इस समय भारत में अगर दिल्ली पर जो राज चल रहा था, वो दिल्ली का जो सुल्तान थे MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, उनका समय काल बोले तो 1300 लगभग 25 उनके पिताजी गयासुद्दीन तुगलक मरते हैं। तो ये 51 तक राज
करेंगे। और 1325 से 51 MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला है, और ये वही आदमी है कि जो पूरे सल्तनत काल का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान है। याद रखिए, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई सुल्तान कहेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और दिल्ली से राजधानी दौलताबाद देवगिरी किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इसी के समय काल में 1333 में, याद रखेंगे, मोरक्को से एक यात्री, ये अफ्रीका का देश है, मोरक्को से एक यात्री आता है भारत में जिसका नाम है इब्न बतूता, और इसको काजी के पद पर, याद रखेंगे, इब्न बतूता को काजी के पद पर दिल्ली में नियुक्त करने का काम ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। चलिए आगे 7वां नंबर अगर प्रश्न की बात कर ले तो किस यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया है? आपको बताना है एक यात्री का नाम कि जो हमारे यहाँ पुराणों का अध्ययन किए, आए तो है विदेश से। चलिए, एक आदमी यात्री जिसका नाम अल-बिरूनी है, दूसरा का नाम बर्नियर है, तीसरा का नाम इब्न बतूता है, और चौथा का नाम ट्रैवनियर है। जल्दी से आपको एक यात्री मन में एक चूज करिए कि कौन सा आपको लगता है कि हमारे यहाँ पुराणों का अध्ययन करने वाला वो यात्री है। जल्दी से फटाफट जल्दी से सुनेंगे। चलिए, यहां पे जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो अल-बिरूनी है, यही वो आदमी है। अच्छा, कई बार इब्न बतूता के शताब्दी पूछ लिया जाता है जी, इब्न बतूता के शताब्दी पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, अभी हम बताएं कि 1333 में आया है, तो आगे के 2 लेटर में एक बढ़ा देंगे 13, तो बताओ शताब्दी कौन सा हो जाएगा? 14वीं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इनका जो किताब है, जो ट्रैवलर डिस्क्रिप्शन होता है, यानी जो इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखे हैं इब्न बतूता ने, उसका नाम है रेहला। याद रखिए, किताब उल रेहला, तो ये ध्यान में रखेंगे, रेहला किसका किताब है? इब्न बतूता का। और ये ध्यान में रखेंगे, किताबुल हिंद इनकी रचना है जिसका नाम है अल-बरूनी। और ये कभी कभी पूछता है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत में आए थे? तो अल-बरूनी, याद रखेंगे, गजनी के साथ आए थे, याद गजनबी के साथ आए थे, महमूद गजनबी के साथ, याद रखेंगे, महमूद गजनबी के साथ भारत में ये आए थे। और ये जब आए थे तो याद रखेंगे, महमूद गजनबी वो आदमी है कि जो भारत में 1-2 बार जो है अटैक नहीं किया है, वो 17 बार लूटा है। महमूद गजनबी ही वही आदमी है कि जो गुजरात में स्थित सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा था, जहां से लगभग 700 की अगर बात कर ले तो 700 मन चांदी जो है, 1 मन बराबर 40 केजी होता है, और 700 मन जो है सोना, और 1200 मन जो है वो चांदी लूट करके भागा था यहां से। तो ये बहुत खतरनाक लुटेरा था, ध्यान रखेंगे। और वही लुटेरा के साथ में कौन आया था? तो अल-बिरूनी भारत में आया था। और यही वो आदमी है कि जो हमारे यहाँ आकर करके हमारे यहाँ के ब्राह्मणों से संस्कृत सीखा, और संस्कृत सीखने के बाद हमारे यहाँ के जो भी वेद पुराण थे उनकी जो है पढ़ कर करके जाना, और बदले में ये सब आया तो हमनी के ये सब यूक्लिड फ्यूक्लिड पढ़बे, ये सब बाहर वाला बात हम लोग को सिखा दिया। तो चलिए, याद रखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अगर यात्री पूछे तो ये अल-बिरूनी साहब ही हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो 8वां प्रश्न आपका है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन 1 है आपका महाविनिष्क्रमण, दूसरा है धर्म चक्र परिवर्तन, तीसरा है निर्वाण, और चौथा है आपका महापरिणाम। जल्दी से सोचेंगे, महापरिनिर्वाण होगा, या निर्वाण होगा, या धर्म चक्र परिवर्तन होगा, या फिर महाविनिष्क्रमण होगा। बुद्ध के गृह त्यागने की घटना की बात कर रही है, तो ध्यान रखेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन की बात कर ले तो ये जब भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको हम लोग निर्वाण कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को जब वो ज्ञान देंगे तब वहां पे धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा। और जब 80 वर्ष की उम्र में जब देहवासना हो जाएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, महात्मा बुद्ध के प्राण त्याग देंगे, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया जिला में आता है 80 वर्ष की उम्र में। तो उस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो सबसे पहला यहां पे हो जाएगा आपका गृह त्यागने की घटना महाविनिष्क्रमण। ध्यान रखेंगे बात को, पहले सबसे पहले घर छोड़ेंगे 29 वर्ष में, महाविनिष्क्रमण कहलाएगा बौद्ध ग्रंथ में। दूसरी बात याद रखें, इनको ज्ञान की प्राप्ति होगा 35 वर्ष की आयु में, और ये घटना निर्वाण कहलाएगा, ठीक है, या फिर संबोधि भी कहते हैं इसको। तीसरी बात, ये सारनाथ में ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाएगा सर। और ये चौथी बार जब ये मर जाएंगे फाइनली 80 वर्ष की उम्र में, महापरिनिर्वाण कहलाएगा। तो ये चारों के चारों जो है घटना से संबंधित है। इसी में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, तो निर्वाण हो जाएगा। अगर कहेगा
कहेगा कि 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में शिक्षा दी थी, उस घटना को क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु की घटना अगर कह देगा तो महापरिनिर्वाण। चलिए अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार। जल्दी से अपने दिमाग में सोचेंगे। हमको तो लगता है इस सवालों पे तरस आता है कि अगर ऐसे ऐसे सवाल बोर्ड में आएंगे, पता नहीं हमारे लइकन इसको क्या हाल बना देगा, क्या हाल कर देगा, हम तो भाई कह नहीं सकते हैं कुछ। तो चलिए बड़ा इजी सवाल है और यही 12वीं के बोर्ड में आता है। जितना हम आपको हर चीज में पढ़ा करके ऊपर में है एकदम छुआ देते हैं, वो सब रेगुलर में माइंड थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए कि आगे के एग्जाम के लिए काम आएगा। बशर्ते प्रश्न देखेंगे तो बड़ा मुस्कुराहट आएगा आपको इतिहास में। चलिए अब समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे आएंगे। तो चाहे वह मनुस्मृति, सबसे पहले तो एक बहुत बढ़िया प्रश्न यही से निकलता है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे मनु है, ये याद रखेंगे। मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनु। अब चाहे मनुस्मृति कह दे सार, चाहे आपको उस प्राचीन काल में अर्थशास्त्र कह दे, चाहे आपका महाभारत कह दे, ये प्राचीन काल के ग्रंथों में अगर कहेगा कि विवाह के प्रकार, तो आपको 8 याद रखना है। तो चाहे चाणक्य जी का अर्थशास्त्र में अगर कहे विवाह का प्रकार, या फिर महाभारत के अनुसार अगर विवाह के प्रकार पूछे, या मनुस्मृति के अनुसार अगर विवाह के प्रकार पूछे, तो 8 याद रखना आपको है। चलिए एक बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ गया कि महाभारत किसने लिखा? क्या वाल्मीकि ने लिखे, या मनु ने लिखे, या कौटिल्य ने लिखे जिनको चाणक्य कहते हैं, या फिर महर्षि वेद व्यास ने लिखे? फटाफट से सुनेंगे कि महाभारत किसने लिखा, जल्दी से बताएंगे, प्रश्न को उत्तर जल्दी से देंगे। चलिए तो यहां पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा याद रखेंगे। अभी बोले वाल्मीकि अगर बात कर लेंगे तो ये रामायण की रचना किए थे, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए मनु अभी हम लोग चर्चा कर लिए, मनुस्मृति लिखेंगे। कौटिल्य नहीं, ये तो अर्थशास्त्र लिखे हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वेद व्यास। अभी पिछले क्वेश्चन हम लोग दिए थे, उसमें आप याद रखेंगे एक आदमी का नाम चर्चा भी किए, लेकिन उस पर से हम तुरंत अब कट मार के निकल गए। लेकिन अभी आपको बताना है, उसमें पहले था, आपको लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। आपके लिए एक प्रश्न दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े इस पे आगे। तो कौटिल्य हो गया, वेद व्यास ये हो गया। अब ध्यान सुनेंगे, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत है, ये ऋग्वेद है, ये मनुस्मृति है, ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अभी तो यहाँ हम लोग देख लेना कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे वेद व्यास यही सही ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये याद रखेंगे, एक महाकाव्य यानी इपिक के नाम बताना है। महाभारत होगा, ये ऋग्वेद होगा, ये मनुस्मृति होगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन महाकाव्य की अगर बात कर ले तो ये महाभारत है। याद रखेंगे, महाभारत है, रामायण है, दोनों के दोनों महाकाव्य ही है, दोनों के दोनों इपिक है, अंग्रेजी में इसको इपिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो गया महाभारत। चलिए आगे ध्यान रखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? यह बताना है। क्या अशोक है, या कुणाल है, या संप्रति है, या फिर बृहद्रथ है? जल्दी से बताएं। तो मौर्य वंश के अगर राजा की अगर बात कर ले, संस्थापक की बात कर ले, तो सब लोग जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है। ये कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का शिष्य है। ठीक है, तो ये पहले संस्थापक है। लेकिन अब आपको बताना है संस्थापक का नाम नहीं, यानी पहले शासक का नाम नहीं, आपको अंतिम राजा का नाम बताना है। अंतिम राजा हो जाएंगे बृहद्रथ। याद रखेंगे, ये 12वां का आपका डी ऑप्शन सही हो गया। मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन है? बृहद्रथ है। ठीक है, चलिए क्रम में हम लोग देख लिए, सब पढ़ लिए। अब यहाँ फटाफट आपका ऑब्जेक्टिव कराते चले। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला शासक था? बताएंगे किसको मानने वाले शासक थे या राजा थे, कुछ भी समझ सकते हो। बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को, या फिर वैष्णव धर्म को? जल्दी से सुनेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी राजधानी उस समय में पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, मगध के सबसे बड़े महान सम्राट, अखंड भारत वाले। अब बाकी जल्दी जल्दी सुनेंगे, क्या बौद्ध धर्म से ये जुड़े थे, ये जैन में, या फिर शैव में, या फिर वैष्णव में? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बातें आ जाएगी तो ये याद रखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में फिर जाकर के ये श्रवणबेलगोला में जाकर के अपना प्राण जो है वो त्याग दिए थे सल्लेखना विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे कब? तो 298 ईसा पूर्व। इसके बाद अगला जो इसके राजगद्दी पे आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का जिसका नाम बिंदुसार है, और बिंदुसार जीवक संप्रदाय से संबंधित रहेंगे। और फिर उसका लड़का अशोक आएंगे और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। और वहां पूछेगा तरह तरह के भर भर के सवाल कि मातृ को किसने नियुक्त किया,
प्रथम महामात्रु को किसने नियुक्त किया, तो अशोक ने। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, बड़ा हल्का हल्का चीज है, ये सब पढ़ के जाइए, एग्जाम में बैठा रहिएगा, एकदम लाव प्रश्न, एकदम मिजान में बैठा रहेंगे। कैसे एकदम भोज खाए जाते हैं तो एकदम पतन मिलता है तो एकदम पानी उनी छींटते एकदम रहते हैं, तनी एकदम पानी छींट के पतल साफ उफ करते रहते हैं, एकदम कखनी पूरी छीटा है। और उसी एकदम ध्यान रखना है कि एकदम लाव क्वेश्चन लाव जल्दी से एकदम पेपर लीक होकर एकदम भर भूर के बैठ जाना है एकदम। चलिए ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, ऐसा सवाल आएगा तो भूखमरिये न है। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, हड़प्पा है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप समझिएगा मोहनजोदारो, कालीबंगा समझिएगा, और ये लोथल जगह के अभाव के कारण हम इसे लिख दिए। बताइए फटाफट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अगर स्थल कहेंगे तो जानकारी के लिए बता दे, स्थल पहले धौलावीरा था, लेकिन राखीगढ़ी की खुदाई के परिणाम स्वरूप सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी को कहा जा रहा है। लेकिन आपको सबसे बड़ा स्थल नहीं पूछना है, सबसे बड़ा नगर पूछ रहा है, तो जल्दी से सही आंसर बताएंगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदारो। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन था सर, मोहनजोदारो। तो चलिए 14 प्रश्न हो गए, अब हम लोग डेली 14-15 प्रश्न को ही देखेंगे, ज्यादा में वीडियो लंबा हो जाएगा और बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में कभी कभी 2-2 पार्ट्स हम आपको दे दें, कभी ज्योग्राफी का भी हम आपको कुछ देर के बाद छोड़ देंगे, लेकिन देखेंगे जैसे जैसे अगर वीडियो पे व्यूज आने लगेंगे, बच्चे देखेंगे ठीक लगते हैं तो मेहनत करेंगे, और अन्यथा नहीं है तो जो वीडियो लेक्चर्स जो बनते आ रहे थे उसी को भी हम कंटिन्यू करेंगे।